हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि इस चैनल पे पॉलिटी स्पेशल की एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस क्लास रन हो रही है, आई होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारत में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जो हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, पर उसे अपॉइंट कौन करता है? वह प्रेसिडेंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पे करता है, मतलब कॉलेजियन सिस्टम होता है। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। दूसरा कथन ही देख लेते हैं कि रीजन क्या है गलत होने का। प्रत्येक न्यायालय का न्यायाधीश 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करेगा, यह गलत है। मतलब हाई कोर्ट के लिए 62 साल, 6 वर्ष तो दिया ही नहीं, मतलब ये नहीं दिया कि 6 वर्ष 5 साल तक शासन मतलब पद पर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाई कोर्ट का जो जज होता है, चीफ जज होता है, वो 62 साल की उम्र के पहले, वो चाहे 1 दिन के लिए बने या 2 दिन के बने, मतलब 62 साल की उम्र अगर नहीं हुई तो बन सकता है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब तो सुप्रीम कोर्ट का, वह 65 उसका लिमिट होती है कि एज उसका 65 से अबव नहीं होनी चाहिए। दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करने के बाद करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। यह कथन भी बिल्कुल गलत है। चौथा कथन है हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन राज्य की संचित नीति पर आधारित होते हैं। यह कथन भी गलत है कि जो वेतन होता है भत्ते, यह तो राज्य की संचित नीति से दिए जाते हैं, पर जो पेंशन होती है वो भारत की संचित नीति से दी जाती है। इस रीजन से चौथा कथन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब स्टेटमेंट नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीत के समान है। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। या हाई कोर्ट का कोई जज हो या सुप्रीम कोर्ट को कोई जज हो तो उसे पार्लियामेंट द्वारा ही हटाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं डायरेक्ट, मतलब महाभियोग के द्वारा। हालांकि महाभियोग का जो शब्द होता है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के ने हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त, मतलब रिटायर के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। यह कथन बिल्कुल गलत है, वह कार्य कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत में चलित न्यायालय जिसे मोबाइल कोर्ट करते हैं, निम्नलिखित में से किसका मानस पुत्र है? वह एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने ही मतलब मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया, उसे लाए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मैच द फॉलोइंग है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि अनुच्छेद, अब यहाँ पे आर्टिकल अगर याद है तो इसका आंसर आसानी से हो जाएगी, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 222 किसके बारे में बताता है? तो आर्टिकल जो 222 है वह है ऑप्शन 4, मतलब 4 नंबर में जो है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र, यह आर्टिकल 222 बताता है। और आर्टिकल 223 क्या बताता है? आर्टिकल 223 बता रहा है कि उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, मतलब तीसरा। और आर्टिकल 224 क्या बताता है? आर्टिकल 224 बता रहा है कि दूसरा कथन जो है कि उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट।
और जो बचा है आर्टिकल 224 का सब क्लॉज का, वह बताता है कि जो फर्स्ट में लिखा है कि उच्च न्यायालयों की बैठकों में रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के वेतन व भत्ते राज्य की संचित नीति पर भारित होते हैं, जबकि उनकी पेंशन भारत की संचित नीति पर होती है। यह कथन, तो पहला कथन है वह गलत है। गलत होने का रीजन क्या है कि उच्च न्यायालय में जितने अधिकारी या कर्मचारी या सेवक रहते हैं, मतलब जैसे चपरासी, इनका जो वेतन होता है, भत्ता होता है या पेंशन होता है, सब राज्य सरकार की जो संचित निधि होती है उससे दिया जाता है। तो इसमें बोल दिया गया है कि अधिकारियों और सेवकों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से भारित होते हैं, पर पेंशन भारत की संचित निधि से ऐसा नहीं होता। पेंशन भी राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो पहला कथन गलत होता है। दूसरा कथन है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति से पूर्व परामर्श के बाद करेगा। यह कथन भी गलत है। इसमें जाहिर है कि अधिकारियों सेवकों की जो नियुक्ति होती है तो वह मुख्य चीफ जज करेगा हाई कोर्ट का, पर राष्ट्रपति से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो दूसरा कथन भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। मतलब हाई कोर्ट के कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं, मतलब क्या क्या हाई कोर्ट में किया जा सकता है। पहला है परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार। यह गलत है। परामर्श मतलब सलाह देने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है और किसी कोर्ट के पास नहीं होता। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। हाँ, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है, हाई कोर्ट के पास भी होता है। यह भी बिल्कुल सत्य है, यह सत्य है। तीसरा है निरीक्षण संबंधी। निरीक्षण संबंधी मतलब जुडिशियल रिव्यू, यह दोनों के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है, हाई कोर्ट के, बस लोअर कोर्ट नहीं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ उनके पास यह नहीं होता। और चौथा है अपीली क्षेत्राधिकार। यह भी दोनों के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास। मतलब पहला कथन को छोड़कर बाकी सब राइट है। तो पहला कथन को छोड़कर कौन सा ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। वह ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता की। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक स्थिति में है। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि अधिकार मतलब फंडामेंटल जो राइट होते हैं, वह अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकता है, वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट पर रेट देने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है। तो पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो होता है फंडामेंटल राइट पर रेट जारी कर सकता है। रेट 5 टाइप की होती, पर हाई कोर्ट जो होता है रेट तो जारी कर सकता है जो 5 मामले मौलिक अधिकार पर, और जो मामले होते हैं वैधानिक मामले होते हैं उन पर भी रेट जारी कर सकता है। मतलब जो रेट जारी करने का जो अधिकार होता है हाई कोर्ट के पास ज़्यादा होता है, क्योंकि वह मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ और वैधानिक मामलों पर भी रेट जारी कर सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के मामले में रेट जारी कर सकता है। तो यहाँ जो बोला अच्छी स्थिति में होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि आपको बताया गया कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है सिर्फ मतलब फंडामेंटल राइट के मामलों में ही रिट जारी करता है, उसे वहाँ ही परमादेश दे सकता है। परमादेश होकर होता क्या, परमादेश जो होता है रेट होता है, इसमें जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं या सरकारी कोई एम्प्लॉई हुई या सरकार ही हुई, इनको जो रेट जारी करेगा वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सकता है। परमादेश सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी को पर जारी की जा सकती है, मतलब या तो सरकार हो या सरकार की कोई संस्था हो या तो सरकारी कोई कर्मचारी हो, उस पर परमादेश जारी कर सकता है अगर वह काम नहीं कर रहा कानून के हिसाब से। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य क्वेश्चन नंबर 18 का, वो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार या उससे अपवर्जन करता है? वह है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए ही है, संसद भी द्वारा। मतलब संसद भी द्वारा अधिकारिता में परिवर्तन किया जा सकता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उस पर चर्चा आप विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद पर नहीं कर सकते हैं। यह तभी की जाती है जब मतलब न्यायाधीश के ऊपर जब महाभियोग लगाया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि हमारा, भारतीय संविधान में उपबंधों के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में राज्य के विधानमंडल में चर्चा किए जाने पर कोई निर्बंध नहीं है। यह कथन गलत है। तीसरा कथन है कि भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्च न्यायालय विधानमंडलों की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टेटमेंट है पहला और तीसरा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।